जितने भी विद्यार्थी अधिकारी बन चुके हैं सबका सोचने का नजरिया अलग है, पढ़ने के घंटे अलग है। अधिकारी ने ये बोल दिया कि मैं ये करता था तो क्या उसको फॉलो करना चाहिए। पहले आप एक विद्यार्थी थे, अब एक अधिकारी के तौर पर बैठे हुए बच्चों को कोई एक सीख, क्योंकि मीन्स जब आप लिखते हैं तो बीच में समय गैप बहुत कम होता है, तो क्या पूरा नोट्स पढ़ना चाहिए या शॉर्ट समरी नोट्स होने चाहिए। हर प्रश्न यदि हमें नहीं बन रहा तब उस समय हमें क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने काफी प्रेशराइज किया। फाइनेंशियल स्थिति नहीं थी कि मैं कोचिंग पे जा सकूं, हुई कि मैं मार्गदर्शन लेने पे चढ़ गया, दुर्भाग्यवश मुझे नहीं मिल पाया। तो एकदम उन्होंने सडनली पूछा कि अनुसूची 8 क्या है, तो मैं एकदम स्टक कर गया। संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारी की जवानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप टैगलाइन से आपने समझ गए होंगे कि एक संघर्ष की जवानी उन लोगों के हाथ जो एक भूतपूर्व विद्यार्थी रहे और अब एक भावी अधिकारी हैं। और इसी दौर पे मैं आपसे मिलाना चाहता हूं गोविंद सिंह सर से, जिनका वीडियो में चयन हुआ है और ये ग्वालियर संभाग से आते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से। थैंक यू सर। गोविंद जी, कैसा रहा प्री जो चेंज हो रहा है, लगातार आप देख रहे हैं कि सिलेबस लगातार चेंज हो रहा है और 3 स्टेज होते हैं प्री मेंस इंटरव्यू, इसमें प्री की क्या भूमिका आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगती है। सर, प्री की भूमिका जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, जैसे कि पॉलिटी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग जोन है जिसमें आर्टिकल अगर याद कर लिए जाए तो उससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहती है। दूसरा, मध्य प्रदेश का जो पार्ट काफी बढ़ता जा रहा है, तो मध्य प्रदेश स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। और प्री में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, जो आते हुए क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। मेरी जो रणनीति रहती है कि पेज बाई पेज चलता हूँ मैं, कि एक पेज पे जो जितने क्वेश्चन है मेरे लिए वही सब कुछ है, उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट पेज पे पहुंचने के बाद पुराने पेज के बारे में भूल जाना है। तो उससे क्या रहता है कि हम फोकस सही से रहते हैं, और फोकस अगर रहेगा तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहती है। उसके कारण मेरा 10 या 12 दिन की तैयारी में ही प्री निकला है लगातार 2-3 बार। और क्या लगातार टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज लगाने चाहिए प्रीलिम्स के लिए? मुझे लगता है कि चूंकि जो अभी 21, 22 और 23 के जो एग्जाम्स हुए वो काफी कम समय में हुए और बीच में मेंस भी थे, तो शायद मेरे लिए तो वो वर्क नहीं किया। पर चूंकि अगर कोई नया कैंडिडेट है तो उनके लिए जरूरी है, क्योंकि एक अभ्यास हो जाएगा तो आपको एग्जाम हॉल में उससे काफी फायदा होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चंस को पढ़ने, उसको हैंडल करने और सिचुएशन को समझने में एक काफी हेल्प, एक मोटिवेशन भी मिलता है, पेशेंस रखना पड़ता है जब हम कहीं भी टेस्ट लगा रहे होते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं इन सब में। दूसरा चरण होता है मेंस। मेंस अधिकांश लोग अलग अलग विजन रखते हैं, आपका क्या कहना है मुख्य परीक्षा के बारे में? जी सर, जैसे कि उसका नाम ही मुख्य परीक्षा है और डिसाइडिंग रहती है सबसे बड़ी, तो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज उसके लिए, या टेस्ट घर पे भी आप जहाँ भी लगा रहे हो, अभ्यास बहुत जरूरी है उसके लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे तो आपकी जो मसल मेमोरी होती है, कि आपके हाथ को याद होना चाहिए कि लिखना क्या है। क्वेश्चन को देख के आपका हाथ तुरंत ही उसे लिख देगा अगर आपने अभ्यास ज़्यादा किया होगा। तो मुझे लगता है प्रैक्टिस उसके लिए बहुत जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास, क्वेश्चंस को पढ़ना और पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि अब 7 या 8 लाइन में क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है, तो पूछा क्या जा रहा है सिर्फ उतना ही फोकस करना, वही आपको नंबर दिलाएगा, क्योंकि बहुत साइंटिफिक अप्रोच करके रखा हुआ है। जितना पूछा गया है बेसिक उसके बारे में लिखें, क्योंकि वर्ड लिमिट अलग अलग। जैसे उदाहरण के अगर सतर्कता आयोग के कार्य पूछे हैं तो हम फोकस करेंगे सिर्फ उसके कार्यों पर ही रहें। ये रखना चाहिए, मेंस की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्योंकि मेंस जब आप लिखते हैं तो बीच में समय गैप बहुत कम होता है, तो क्या पूरा नोट्स पढ़ना चाहिए या शॉर्ट्स बनाने चाहिए, शॉर्ट समरी नोट्स होने चाहिए? अगर शॉर्ट समरी बना पा रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपके जो खुद के नोट्स हैं उनमें ही आप टिक मार दें कि जो ये आपका मेन पार्ट है, जब आप रिवीजन करें तो आपकी वो शॉर्ट समरी आपकी बुक पे दिखनी चाहिए कि ये मेरा समराइजिंग मतलब है जब मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि 6-7 घंटे का ही समय हमारे पास एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में रहता है, क्योंकि हमें आराम भी करना है, वर्किंग जो काम का समय है वो बिल्कुल 6 घंटे है, तो हमें पूरा टॉपिक याद करना है। तो हमें या तो हम समरी बना लें, कई लोग बनाते हैं सिनॉप्सिस बनाते हैं, और मेरी थ्योरी ये है कि मैं जो मेन नोट्स हैं उन्हीं पर ही मैं उसे समराइज करता हूँ, ताकि मुझे पता रहता है कि ये मेरे इसमें जो पार्ट है, तो मेरी एक मसल मेमोरी में वो आ जाता है। क्योंकि जितने भी विद्यार्थी अधिकारी बन चुके हैं सबका सोचने का नजरिया अलग है, पढ़ने के घंटे अलग अलग होते हैं, तो क्या ऐसा फिक्स होना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा, या फिर जब आपका मन कर रहा है तब आपको पढ़ना चाहिए? सर, मेरी इसमें राय ये है कि हर व्यक्ति का एक अपना एक रूटीन होता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो सुबह 10 बजे जगते हैं, सारी रात पढ़ते हैं, कई ऐसे हैं जो 5 बजे से पढ़ते हैं, सभी सिलेक्ट होते हैं। तो हर आदमी का एक अपना एक तरीका है। मुझे लगता है जो जिसको कंफर्ट लगे उसे वो फॉलो करना चाहिए। मैंने किसी को देखकर किसी अधिकारी ने ये बोल दिया कि मैं ये करता था, तो क्या उसको फॉलो करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। उसे उसके लिए क्या बेहतर है,
जैसे कि सपोज करो कि मैं अगर ग्वालियर में तैयारी कर रहा हूँ तो वहाँ गर्मी बहुत रहती है, आप शाम को 9 या 10 बजे अभी 47-46 टेम्परेचर में ग्वालियर में नहीं पढ़ सकते अगर आप एसी या वो नहीं है, और मध्यम वर्गीय परिवार में सामान्य AC परिवार के जी सर। अधिकांश बच्चे इसमें होते तो हैं। मैं ग्वालियर में जब था तो मैं नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि शाम को 9 बजे के बाद गर्मी इतनी होती है कि नहीं पढ़ सकते, तो आप सुबह 5 बजे से पढ़ना ज़्यादा बेटर है ग्वालियर में। अब मैं इंदौर में हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ वेदर अच्छा है तो मैं 12 बजे तक पढ़ सकता हूँ। तो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना ये ज़्यादा बेटर है। जहां आप हो, जिस परिस्थिति में हो, उस अनुसार काम करना चाहिए। किसी दिन हो सकता है कि आपको ज्यादा समय मिल रहा है, हो सकता है किसी दिन कम मिल रहा है, पर पढ़ना जरूर चाहिए। निश्चित तौर पर। किस इंटरव्यू बोर्ड के आप पार्ट बन पाए थे? जी सर, अभी जो 2021 में मैं श्री चंद्रशेखर रायकवार सर के बोर्ड में रायकवार सर के बोर्ड में रहे। ऐसा कोई प्रश्न जहां पर आपको लगा हो कि थोड़ा सा फंसने की नौबत आई, और फिर कैसे उसको आपने हैंडल किया? जी सर, लगातार जो कि संविधान से क्वेश्चंस हो रहे थे कि आर्टिकल 16 क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है, तो एकदम उन्होंने सडनली पूछा कि अनुसूची 8 क्या है, तो मैं एकदम स्टक कर गया, क्योंकि जैसे मुंह पे आज जबान से निकला तो मैं चुप रह गया। तो सर ने बोला कि हम अनुसूची पे आ गए हैं आर्टिकल से, तो मैं चुप रह गया। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, लेकिन लास्ट में जो दूसरे बोर्ड मेंबर थे उन्होंने बोला था कि आप नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में जो प्राइमरी स्तर पे मातृभाषाओं की शिक्षा है वो 8वीं अनुसूची में है, क्या आपको पता है? सर ने पूछा था, मैंने कहा जी सर। फिर वहाँ मैंने संभाल लिया था, क्योंकि उन्होंने फिर पूछी थी कितनी भाषाएं हैं, मैंने कहा सर 22 भाषाएं हैं। क्या अंग्रेजी है? तो मैंने कहा नहीं है। फिर उन्होंने काफ़ी प्रेशराइज किया कि उसमें तो सारी भाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं, तो मैंने सारी सुनाने की, क्योंकि मुझे कवरअप करना था कि मैं गलती कर चुका था, तो मैंने सारी भाषाएं बताई। तो सर रायकवार सर सुन रहे थे, तो उन्होंने मुस्कुरा रहे थे, और वो मतलब मुझे लगा कि कवरअप हो गया था वो काफ़ी। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि हर प्रश्न यदि हमें नहीं बन रहा, तब उस समय हमें क्या करना चाहिए? जी सर, मुझे लगता है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको विनम्रता पूर्वक माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन सभी को आना संभव नहीं, मानव है, तो हो सकता है कि कहीं पर हम गलतियां करें, और गलतियों को मानना भी इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर। कोई सीख, चूंकि आप एक विद्यार्थी थे, लगातार कल और आज के दिन में एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया आपके जीवन में। पहले आप एक विद्यार्थी थे, अब एक अधिकारी के तौर पर बैठे हुए, बच्चों को कोई एक सीख इस पूरी जर्नी की? शुरुआती दौर में आप कोशिश करें कि बेहतर गाइडेंस ले लें, चाहे वो मार्गदर्शन आप किसी कोचिंग से ले लें या किसी सीनियर से ले लें। मेरे साथ ये चूक हुई कि मैं मार्गदर्शन लेने में पिछड़ गया, दुर्भाग्यवश मुझे नहीं मिल पाया, और फाइनेंशियल स्थिति नहीं थी कि मैं कोचिंग पे जा सकूं। पर आज की दुनिया ऐसी नहीं है, आप ऑनलाइन आप अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। प्रॉपर मार्गदर्शन ले लें, सही अपने नोट्सों को व्यवस्थित कर लें, एक बार डिसाइड करें हमें पढ़ना क्या है, उसके बाद आप जुट जाएं। फिर ये ना देखें कि मार्केट में क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं तो आप कन्फ्यूज ना हो, और मुझे लगता है 1-1.5 साल की तैयारी में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जी सर। उत्कर्ष का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए क्या लाभकारी सिद्ध हुआ? जी सर, चूंकि बताना चाहूँगा उत्कर्ष में जो मेरे लिए जो फीडबैक था वो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग था, क्योंकि मैं 20 और 19 में लगातार बाहर हुआ था, तो काफ़ी हताश था। लेकिन उत्कर्ष में जब मेरा मौका हुआ था तो सर ने बोला था कि आप 160 तक ला सकते हैं, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू का जो बोलने का तरीका है वो ठीक है काफ़ी, मुझे हमें इम्प्रेसिंग लगा, तो मैं भी काफ़ी मोटिवेट था। और सौभाग्य से मेरे को यहाँ पे 141 दिए थे और मेरे 142 आए हैं। बिल्कुल, तो मुझे ठीक लगा। वहाँ इसी क्लास में आपका इंटरव्यू हुआ जहां हम बैठे हुए, वहां से यहाँ तक आने का एक फीलिंग आती है ना, एक, तो उस फीलिंग को जगाए रखिएगा। पूरा उत्कर्ष परिवार आपके साथ है, और आप आगे बढ़ें, पूरी तरक्की करें, पूरा उत्कर्ष परिवार आपके साथ है। तो देखा आप सभी ने कि सर के साथ हमने लगातार आगे बढ़े, और हम आगे बढ़ने की सर के साथ शुभकामनाएं सर को देते हैं। और ये जो सीरीज हम चला रहे हैं कि संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारी की जुबानी, तो इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए। नमस्कार।